डॉक्टर अमित त्रिपाठी और डॉक्टर अमित त्रिपाठी मेरी मोबाइल नंबर ही है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कल मैं आपको ये बता रहा था एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। इसमें नीचे वाला पोर्शन में मैं दिखाना भूल गया। एक्चुअली क्या, मैं स्लाइड की तरफ देख रहा था और ऊपर नहीं देख रहा था कैमरे की तरफ। बाद में जब मैंने खुद वीडियो देखा तो मुझे पता चला। मैं क्या बताना चाह रहा था कि स्टडी हमने कहाँ की थी, चाइना में। ठीक है, कोरोना के आस्पेक्ट में मैंने बताया था, चाइना किसी एक स्टेट में जाके। ठीक है, किसके आस्पेक्ट में, टाइम प्लेस एंड पर्सन। फिर उस स्टडी से जो हमें कंक्लूजन निकला कि किस टाइम पे कोरोना फैलेगा, किन किन लोगों में फैलेगा, वो हमने सारा आके अपने इंडिया में किया। ठीक है, उस स्टडी का उपयोग, ये पूरी स्टडी का उपयोग करना कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एक पॉइंट और इसी डेफिनेशन में ऐड कर देता हूँ। ये तो मैंने आपको आस्पेक्ट में बताया न्यू डिसीज़ के, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना की बीमारी के बारे में जो चीज़ें एक बार पता चल गई, जरूरी थोड़ा ना वही चीज़ें हैं बस फाइनल, कुछ और नई नई जानकारियाँ आती हैं। तो वो नई नई जानकारियाँ वो रेगुलर अपना वो करते रहते हैं, एनालिसिस वगैरह, जिससे आती रहती हैं। और वो लोग ऑनगोइंग प्रोसेस में रखते हैं, लगातार इस तरीके की रिसर्च करते रहते हैं। जहाँ बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है उनमें भी स्टडी करते हैं, जहाँ बीमारी नई आ रही वहाँ भी स्टडी करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कहाँ पे किस तरीके से अब लोग को बचा सकते हैं, रोकथाम से लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इस पोर्शन में अब आज मैं पूरी स्टडीज़ ख़त्म करने वाला हूँ। मैंने स्टडी पढ़ ली थी, हाँ हमने स्टडी पढ़ ली थी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल, मोटे मोटे तौर पे ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, दो स्टडी थी, मैंने बता दिया था। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडी कंप्लीट हो गई थी। एनालिटिकल स्टडी आज हमको पढ़नी है। एनालिटिकल में एनालिटिकल से शुरू करें, केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट स्टडी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करूँगा ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए जल्दी से। देखिए, अब ये एनालिटिकल स्टडी है। एनालिटिकल स्टडी में पहली आई केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, केस और कंट्रोल इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसी वर्ड से ही इसका एनालिसिस शुरू हो जाता है। केसेस मतलब जो बीमार लोग हैं, कंट्रोल मतलब जिन्हें बीमारी नहीं है। ठीक है, अ सेट ऑफ केसेस, पेशेंट ऑफ डिसीज़, जो वो लोग जो कि जिनको डिसीज़ है वो कहेंगे असेंबल्ड, मतलब उनको एक तरफ रख दिया जाता है। अनदर सेट, एक अलग से सेट बनाया जाता है। कंट्रोल कहते हैं जो लोग जिन्हें बीमारी नहीं होती, विदाउट द डिसीज़ बट अदरवाइज सिमिलर टू द केस। डिसीजेस नहीं होती हैं लेकिन केस के सिमिलर होते हैं। मतलब मैं अभी एक मिनट बताता हूँ। एस चूजन सिमिलर केस, मतलब ये लिखा हुआ है आफ्टर द मेटिकुलस मैचिंग। ठीक है, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, मेटिकुलस मैचिंग। मेटिकुलस मैचिंग का मतलब होता है कि एक ही एरिया के लोग, मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक कश्मीर से पर्सन ले लिया कंट्रोल में, एक पेशेंट हमने ले लिया केरल से, एक ले लिया हमने वेस्ट बंगाल से, एक हमने ले लिया मध्य प्रदेश से। ऐसा नहीं हो सकता। उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति का खान पान अलग रहता है, हर व्यक्ति की एक की लाइफ स्टाइल अलग रहती है। जैसे हमें ठंड झेलने की क्षमता नहीं है और हमारा कंपैरिजन किया जाए कश्मीर के क्षेत्र से, तो ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल भी उसी कम्युनिटी से होंगे, लाइक जैसे मध्य भारत से हमने मध्य प्रदेश से ले लिया, कंट्रोल भी वहीं के होंगे, केसेस भी वहीं के होंगे। ठीक है, तब उनकी आपस में कंपेरिजन किया जा सकता है। इसीलिए इसको कहता है मेटिकुलस मैचिंग। मेटिकुलस का मतलब है उसी पर्टिकुलर एरिया में सेम खान पान, सेम रहन सहन, सेम स्ट्रक्चर के लोग ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कश्मीर के लोग ले आए और कहीं के ले आए। ठीक है, अभी एक चार्ट टाइप का बना हुआ है, केसेस हैं, कंट्रोल हैं। इस तरीके से हमने इनको काउंट करके एक सेट बना लिए दो। ठीक, एक सेट केसेस का है, एक सेट कंट्रोल का है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखिए इस स्लाइड में, केस कंट्रोल स्टडी में। अब इसके बाद क्या आते हैं, इनकी हिस्ट्री देखते हैं एक्सपोजर की। टू बी आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, इनकी एक्सपोजर की हिस्ट्री देते हैं और रिस्क फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं उनसे पर्टिकुलर कोरोना वायरस के लोगों से के बीच में, अगर उनसे पूछते हैं क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसके कोरोना था, उन्होंने कहा हाँ आए थे, तो हमने उससे एक रिस्क फैक्टर हो गया। जो व्यक्ति कोरोना के हुआ से इफेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए हैं उनमें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि कोरोना एक फैलने वाली बीमारी है, यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या किया, ये क्वेश्चन किस तरह हिस्ट्री कैसे पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करके। ठीक, क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, उसमें पूछते हैं क्या आप कहीं गए, आपके घर में कोई बीमार तो नहीं था, अगर आपने कहाँ दिखाया, ये सब कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड, उनकी खुद के रिकॉर्ड, किसी जब हॉस्पिटलाइज हुए तो वो सारे चेक कर लेते हैं, उसमें हमें पूरी डिटेल पता चल जाती है। इसके बाद देखिएगा प्रिवलेंस ऑफ एक्सपोजर। प्रिवलेंस मतलब कितने ज़्यादा लोग बार एक्सपोज हुए। एक्सपोज मतलब कोरोना वायरस किया मान लीजिएगा, या जो कैंसर के बारे में बात करें तो जो सिगरेट स्मोकिंग में अगर रिसर्च कर रहे हैं तो कितने लोगों ने सिगरेट स्मोकिंग की, हाँ, का कंपैरिजन की जाता है उन लोगों से कि जो कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं किए हैं, तो उसके हिसाब से इनका कंपैरिजन होता है। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा, बहुत बार पढ़ना होता है। ठीक है, कहने का मतलब है
केसेस में हमने प्रिविलेंस देखा कि भाई आप लोगों ने, जैसे हमने कैंसर से, सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने इन लोगों से केसेस में पूछा क्या आपने सिगरेट स्मोकिंग की थी, इनने कहा हाँ, इनने कहा नहीं हमने कोई सिगरेट स्मोकिंग नहीं की। तो मतलब सिगरेट स्मोकिंग करने वालों में ज़्यादा केसेस बनते हैं जबकि कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग करने वाले लोग कंट्रोल में भी इक्वल हैं, यहाँ पे भी इक्वल हैं, तो हम कह सकते, और कैंसर में पेशेंट यहाँ ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता। अगर होता तो इनमें भी तो पेशेंट होते, ये भी तो सिगरेट स्मोकिंग करते थे, लेकिन नहीं होता ऐसा। फाइनली तो ये होता है एक्चुअली, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें कैंसर होता है, जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते उनमें कैंसर नहीं होता, इसलिए ये रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। ठीक है। Factor with significantly higher prevalence in the cases is reaffirmed as a risk factor। वो फैक्टर जिसकी सिग्निफिकेंस या जिसकी हायर प्रिवलेंस होती है किसमें, केसेस में, जैसे कि यहाँ पे कैंसर बहुत सारे लोगों का हुआ, ठीक है। उन लोगों से पूछा सिगरेट आपने ऐसा क्या क्या किया था, आपकी लाइफ स्टाइल में क्या है, उनने कहा नहीं हम तम्बाकू खाते थे, हमने सिगरेट स्मोकिंग की, हमने और डिफरेंट हुक्का पिया, ये सब चीज़ें, और जबकि कंट्रोल ने मना किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ये फैक्टर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही फैक्टर है जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, ऑल्सो फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंटली हायर इन द कंट्रोल इज आर नॉट एज अ पॉसिबल प्रोटेक्टिव फैक्टर। पॉसिबल प्रोटेक्टिव फैक्टर का मतलब होता है वो फैक्टर, जैसे मान लीजिए कंट्रोल ने कहा कि हमने भाई जब हमारा मन होता था तो हमने चौबेक्विट्रीन के लिए वो टैबलेट आती पर्टिकुलर, उसको खा लेते थे, हमें अगर इच्छा होती थी तो हमने इस तरीके की यूज़ किया, तो हम कहेंगे ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। चौबेक्विट्रीन वाली जो टैबलेट है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर, जिसके कारण इन्हें डिसीज़ नहीं हो पाई। ठीक है। ये ऑड्स रेशियो आता है इसके बाद। ठीक है। हम देख लीजिएगा अगर सिलेबस में हो, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो मैंने इसको पढ़ लिया था एग्ज़ाम देने के पहले, लेकिन मुझे स्लाइड्स में नहीं मिला, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑड्स रेशियो निकालते हैं किस कंट्रोल स्टडी में। ठीक, देख लेना, अगर किसी को लगे तो पढ़ना, अदरवाइज नहीं छोड़ देना। ऑड्स रेशियो की कैलकुलेशन करता है एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर की एसोसिएशन करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएट विद ईच रिस्क फैक्टर इन केस इन कंट्रोल। जो रिस्क फैक्टर है ऑड्स रेशियो कैलकुलेशन रिस्क फैक्टर के हिसाब से करते हैं, रिस्क फैक्टर का एसोसिएशन ईच में, केस में भी और कंट्रोल में भी। जैसे केसेस में, यहाँ टेबल से समझ में आ जाएगा, केसेस में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है एक तरफ, रिस्क फैक्टर एब्सेंट है। केसेस में इनसे पूछा कि आपने सिगरेट स्मोकिंग की, ये रिस्क फैक्टर है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, इनमें प्रेजेंट है। ठीक है। कंट्रोल में भी 5 जैसे 100 लोग लिए से उसमें से 95 लोगों ने कहा कि नहीं हमने तो सिगरेट स्मोकिंग की थी, इनने 5 लोगों ने कहा नहीं हमने नहीं की सिगरेट स्मोकिंग, फिर भी हमें कैंसर हो गया। कंट्रोल में भी हो सकता 10 लोग ऐसे हों मैं तो सिगरेट स्मोकिंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन उन्हें कैंसर नहीं है। तो हो सकता 10 लोग ऐसे हो गए, 90% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं मैंने स्मोकिंग नहीं की। अब देखिए AD इनको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऑड्स रेशियो निकल आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब ऑड्स रेशियो निकाल चुके हैं हम। ऑड्स रेशियो केस कंट्रोल स्टडी में होता है, ठीक है, जहाँ केसेस भी होते हैं कंट्रोल भी होते हैं। अब आता है दूसरी एनालिटिकल स्टडी, वो होती है कोहार्ट। कोहार्ट का मेन मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ पर्सन लेके एक पर्टिकुलर एरिया में रख दिए, ठीक है। आइडियली तो कहते हैं एक ही एटमॉस्फेयर, वो कहते हैं 100 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरा बंदा है तो उसके यहाँ हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाए, हो सकता है उसके बगल में कोई फैक्ट्री लगी हो तो उसकी कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा हो, जहाँ वाली डस्ट वगैरह है। और दूसरा एक बहुत ऐसे एरिया में रह रहा है लाइक गाँव जहाँ कोई डस्ट वगैरह नहीं है, कोई क्रैशर वगैरह नहीं लगी हैं, तो उन्हें डिसीज़ होने की संभावना कम है। आइडियली तो वो कहते हैं एक ही बिल्डिंग के अंदर सभी लोग को रख दिया जाए या एक ही कॉलोनी के अंदर, तभी हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। हम मान लेते हैं कि भाई 100 किलोमीटर के अंदर के लोग एक से ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आइडियली तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखा हुआ अनदर टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडी, पता है ये एनालिटिकल स्टडी का दूसरा पार्ट है, ये दूसरा टाइप है सॉरी। इसमें क्या होता है कोहार्ट स्टडी में, इसमें एक्सपोज्ड कोहार्ट होता है, वहाँ केसेस थे कंट्रोल थे, उसकी जगह यहाँ पे एक्सपोज्ड कोहार्ट और नॉन एक्सपोज्ड कोहार्ट। एक्सपोज्ड वो होंगे वो लोग, वो ग्रुप जो कि रिस्क फैक्टर के लिए एक्सपोज्ड होंगे, लाइक हम उनसे वैसे तो नहीं कह सकते, हम उनको देखेंगे कि भाई हाँ ये लोग पर्टिकुलर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। और हालांकि आइडियली तो ये है कि हम उन्हें वो देते हैं करने को कि आप इस चीज़ को लीजिएगा, सिगरेट स्मोकिंग कीजिएगा, हालांकि अनइथिकल है, लेकिन फिर भी मेडिसिन वगैरह में ऐसा किया जाता है कि दी जाती हैं वो दवाई, ठीक है। यानी एक्सपोज मतलब देते तो नहीं हैं, हम उनको देखते हैं, देते नहीं है सॉरी, एक्सपेरिमेंटल नहीं सॉरी,
देते तो नहीं हैं, हम उनको देखते हैं कि जो पर्टिकुलर वो लोग हम चूज़ करते हैं जो कि पर्टिकुलर एक्सपोज्ड हों उसके लिए। इनमें लेकिन डिसीज़ नहीं है, पिछले वाले में डिसीज़ ऑलरेडी हो रखी थी, वहाँ केसेस थे, कंट्रोल थे। ध्यान देना आप, यहाँ एक्सपोज हैं, मतलब जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं उनका एक ग्रुप बना लेंगे लेकिन उन्हें कैंसर नहीं है अभी, और एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे जिसमें सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको कंपेरिजन करेंगे लंबे समय के लिए। ठीक है, इट इज़ मेड श्योर दैट नन ऑफ द मेंबर इज इन द बोथ ऑफ द ग्रुप हैव डिसीज अंडर द इन्वेस्टिगेशन। डिसीज़ नहीं है यहाँ पे, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ एक्सपोज हैं, एक को सिगरेट स्मोकिंग हो रही है, कर रहे हैं ये लोग, एक नहीं कर रहे हैं, ऐसे दो लोग को कंपैरिजन कर रहा है। बोथ को हार्ड, वन एक्सपोज एंड अनदर नॉन एक्सपोज फॉर द रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टर आर फॉलोड अप फॉर द डेफिनेट पीरियड। कुछ समय के लिए हम दोनों को देखेंगे एट रेगुलर इंटरवल, कुछ समय के बाद हम उनको देखते चले जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़, किसको डिसीज़ हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अब ये कहते हैं अगर हमारी स्टडी सही है कि रिस्क फैक्टर देने के बाद डिसीज़ होती है, लाइक सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं जो लोग, उनमें डिसीज़ हो रही है, तो इंसिडेंस ऑफ डिसीज़ उसमें होनी चाहिए जो कि सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोज वाले एरिए कोहार्ट में होनी चाहिए और नॉन एक्सपोज कोहार्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर ये सही है, मतलब सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है तो इंसिडेंस उसमें ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ़ पेशेंट उसमें ज़्यादा होंगे। अगर हमारा रिस्क फैक्टर सही नहीं है, रिस्क फैक्टर मतलब स्मोकिंग, हमारा रिस्क फैक्टर सही नहीं है तो पता चलेगा स्मोकिंग करने वालों के बीच में भी कैंसर नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद है if the incidence in the exposed cohort is significantly higher than the control cohort, the association confirm, एसोसिएशन मतलब उस रिस्क फैक्टर से वो बीमारी हो रही है कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज वो रिस्क फैक्टर नहीं है। सिगरेट स्मोकिंग से अगर कैंसर नहीं हो रहा है तो पता चल जाएगा कि नहीं हो रहा है, हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन जिन्हें हो रहा है उनसे स्मोकिंग के बारे में पता करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी ये चीज़ें आएंगी, बहुत समय लगता है, मैंने भी कईयों बार पढ़ी तब चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। द रिलेटिव रिस्क, यहाँ रिलेटिव रिस्क निकालते थे, वहाँ निकालते हैं, वहाँ ऑड्स रेशियो निकालते हैं। रिलेटिव रिस्क का क्या है, इंसिडेंट अमंग द एक्सपोज, जो कि एक्सपोज हैं उनमें कितने लोग बीमार पड़े हैं। इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, जितने लोग हैं वो नॉन एक्सपोज हैं उनमें से कितने लोग बीमार पड़े हैं। इसका एक टेबल बना लेते हैं। डिसीज़ डेवलप्ड, एक्सपोज कोहार्ट, नॉन एक्सपोज कोहार्ट। डिसीज डेवलप ए नंबर हो गया। ठीक है, मान लीजिए इनमें डिसीज डेवलप एक्सपोज में आए 95, यहाँ आए 10 लोग, इनमें वो लोग हैं जिनने स्मोकिंग नहीं की फिर भी वो पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे 5 लोग हो गए, इनने स्मोकिंग की फिर भी अभी पॉजिटिव नहीं हुआ, कैंसर नहीं हुआ। यहाँ पर 90 लोग जिनने स्मोकिंग नहीं की और फिर भी उन्हें कैंसर नहीं है। अब रिलेटिव रिस्क निकालने के लिए फॉर्मूला दिया, ए डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी, ए 95 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ सी अपॉन सी प्लस डी 10 डिवाइडेड बाई 100। इस तरीके से रिलेटिव रिस्क निकल जाती है। ठीक, अब आया नेक्स्ट पार्ट, एक थी ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट देते हैं, साफ लिखा है मोस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ थेरेपी, कोई नई ड्रग आई है, वैक्सीन, कोई नई वैक्सीन आई है, या रिस्क फैक्टर, कोई नया रिस्क फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो हम वो रिस्क फैक्टर पर्टिकुलर देते हैं उस व्यक्ति को, देखते हैं कि ये लोग बीमार पड़े हैं कि नहीं, जबकि कोहॉर्ट स्टडी में रिस्क फैक्टर नहीं दिया था। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी में रिस्क फैक्टर ऑलरेडी पहले से था, हमने तो बस पूछा है उन लोगों से कि आप लोगों ने क्या कभी स्मोकिंग करते थे, उन्हें कहा करते थे, फिर आप बीमार पड़े, कैंसर हुआ वहाँ। जबकि केस कोहॉर्ट स्टडी में हमने उनको देखा कि आप स्मोकिंग करते हैं, बोले हाँ करते हैं, अब हम आपको देख रहे हैं 10 साल के लिए कि आपको कैंसर होता है कि नहीं। ठीक, यहाँ ऑलरेडी उसको इतना ही अंतर है कि हम उसको रिस्क फैक्टर देते हैं, हमने एक सिगरेट पकड़ा दिया, तुम पियो, अब देखते हैं तुम्हें कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने इंटरवेंशन दे दिया। केसेस ऑफ द डिसीज आर डिफाइंड, हालांकि अनइथिकल है। ठीक है, मैं समझाने के तौर पे कह रहा हूँ, अनइथिकल है, आप किसी को रिस्क फैक्टर दे नहीं सकते। केसेस ऑफ द डिसीज आर आइडेंटिफाइड, डिसीज़ के केस आइडेंटिफाई कर लिया। इफ़ एलिजिबल आर इंक्लूड इन द स्टडी आफ्टर द इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट को अगर वो एलिजिबल है, पहले तो हमने उस केस को पता किया डिसीज़ के, फिर उसके बाद उसको देखा कि इन्फॉर्म कंसेंट किया, कंसेंट भरवाई उसकी, फिर उसके बाद रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, इसके थ्रू रेंडमाइजेशन के थ्रू एक स्टडी ग्रुप बनाया, एक कंट्रोल ग्रुप बनाया। ठीक है, स्टडी ग्रुप में क्या करेंगे, ये स्टडी ग्रुप वाला जो है ये एक्सपोज रहेगा, इनको हम पर्टिकुलर स्टडी ग्रुप वालों को दे देंगे, थेरेपी दे देंगे। ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप को हम थेरेपी नहीं देंगे। लाइक वैक्सीन ही ले लीजिए कोरोना का, हमने सारे लोगों को फाइंड आउट किया, उसमें से कुछ लोगों को वैक्सीन दे दी, कुछ लोग को नहीं दी। अब हम देख रहे हैं एक्सपोजर में कि उसी एरिया में सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जिन्हें वैक्सीन दी है वो लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब वैक्सीन कारगर है, वैक्सीन इफेक्टिव है। ठीक, बोथ ऑफ द ग्रुप
सॉरी, द स्टडी ऑफ द कंट्रोल इज़ डिलिबरेटली एक्सपोज, द स्टडी ग्रुप है वो एक्सपोज होता है टू द थेरेपी के लिए, जैसे थेरेपी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वैक्सीन और कुछ रिस्पेक्टर, जबकि नॉन एक्सपोज कंट्रोल ग्रुप एक्सपोज नहीं है। फिर हम इनका कंपैरिजन करते हैं कि हमने जिसको वैक्सीन लगाई थी क्या उन लोगों में ज़्यादा लोग बीमार पड़े, जिन लोगों को हमने वैक्सीन नहीं लगाई थी उनमें ज़्यादा बीमार पड़े, उससे हमें पता चलता है हमारी वैक्सीन कारगर है कि नहीं। बोथ ऑफ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप को वो रेगुलरली हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रेगुलरली देखते रहेंगे, ठीक है। क्योर रेट, ठीक होने की दर या इंसिडेंस, बीमार होने की दर को हम रेगुलर स्टडी करते हैं, दोनों ही ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, और दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हमने इंटरवेंशन दिया, इंटरवेंशन मतलब दवाई दी या वैक्सीन दी, उससे कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इफ़ द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, जिन्हें वैक्सीन लगी उनमें से कोई भी बीमार नहीं पड़ा, एक दो लोग बीमार पड़े, तो हम कह देंगे कि हाँ ये बात कंफर्म है कि हमारी वैक्सीन काम कर रही है। इफ़ नॉट, ड्रग इज़ कंसीडर इनफेक्टिव, अगर नहीं काम कर रही है तो पर्टिकुलर वो वैक्सीन या कोई दवाई काम नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद ये ट्रायल इन्हें छोड़ दीजिएगा, और सी फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी फील्ड ट्रायल का मेनली मतलब फील्ड ट्रायल या फील्ड स्टडी की चीज़ है। ये स्पेशली वैक्सीन या कोई प्रिवेंटिव एजेंट के लिए की जाती है, जहाँ हेल्दी इंडिविजुअल्स को हम, जो कि जिन्हें डिसीज़ नहीं होती, हैंस यूनिट ऑफ द स्टडी आर द हेल्दी इंडिविजुअल, स्टडी की यूनिट होते हैं कौन, हेल्दी इंडिविजुअल्स। हेल्दी इंडिविजुअल्स में से कुछ लोग को फाइंड आउट कर लेते हैं, उन्हें दवाई दे देते हैं। जैसे हमने विटामिन सी के बारे में सोचने के साथ कम विटामिन सी से इम्यूनिटी डेवलप होती है, हमने कहा ठीक है देखते हैं, हमने कुछ लोग को ले लिया, 10 लोग को ले लिया, हेल्दी जो पर्सन है उन्हें विटामिन सी देना शुरू किया, 10 लोग को छोड़ दिया। 10 लोग में देखा कि उन्हें एक्सपोजर होने के बाद कोरोना का वो पेशेंट कोरोना की बीमारी कम हुई, जबकि जिनको विटामिन सी नहीं दी गई थी उनमें कोरोना की बीमारी ज़्यादा हुई। तो हमने ये मान लिया कि विटामिन सी देने के बाद लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप हुई है, ठीक है। द इंसिडेंस अमॉन्ग द वैक्सीनेटेड इज़ कम्पेयर्ड विद द इंसिडेंस अमॉन्ग द नॉन वैक्सीनेटेड, वैक्सीन भी दे सकते हैं दोनों में, एक हेल्दी इंडिविजुअल को जिससे कोई बीमारी नहीं हुई है उनमें वैक्सीन का भी देख सकते हैं, आधे लोगों को वैक्सीन दे दी, आधे को नहीं दी, फिर देखते हैं कि हाँ वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। दोनों को सेम एक्सपोजर में रखते हैं, उस जहाँ कोरोना हो रहा है वहीं लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी। जैसे आप हम हॉस्पिटल में ले लें, अब आपको सेम एक्सपोजर कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में हमने आधे लोग को लगा दी वैक्सीन, आधे लोग को नहीं लगाई। हॉस्पिटल में तो दिन भर कोरोना वायरस के बीच में ही हम सब रह रहे हैं, लेकिन हम में से जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो पॉजिटिव नहीं हुए, या हुए भी तो कॉम्प्लिकेशन कम हुए, तो हमने इस चीज़ को कह दिया कि नहीं, जिन्हें वैक्सीन लगी है उन्हें कोरोना वायरस मतलब वैक्सीन काम कर रही है, क्योंकि उन्हें वायरस ने पॉजिटिव नहीं किया, ठीक है। इसमें भी रैंडमाइजेशन करते हैं, हर स्टडी अच्छी बनाने के लिए रैंडमाइजेशन करते हैं। रैंडमाइजेशन के हम ये पूरा बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर में है ये पूरा, आया भी हुआ है। हैंस दे मे नॉट बी एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल का कुछ नहीं होता है, ये वैक्सीन से नहीं होता, इनका मेन होता है कोई न्यू मेथड वगैरह आया प्यूरिफिकेशन का किसी गांव में। सम कम्युनिटीज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट में भी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, इनमें पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन देते हैं, एक आध किसी दवाई वगैरह करनी होती है। जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कोई नई मशीन आई, हमने कहा भाई से ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या कोई नया मेथड आया, हमने कहा क्लोरीन डाल दो वाटर प्यूरिफाई हो जाएगा, तो कैसे पता करेंगे। एक गांव के तालाब में पानी में क्लोरीन डाल दी, एक में नहीं डाली, देखा कि क्लोरीन के द्वारा बाकी कीटाणु मर गए हैं और वो लोग बीमार कम पड़े हैं। दूसरे गाँव में जाके देखा कि नहीं, वहाँ पानी में क्लोरीन डाली थी, वो लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो हमारा कन्फर्म हो गया कि भाई ये वाला मेथड प्यूरिफिकेशन के लिए सही है। कम्युनिटी ट्रायल है कि कम्युनिटी में ले रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज़ कैन बी कंपेयर विद द अमंग द डिस्ट्रिक्ट जिसमें नहीं दी गई है उनसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द स्टडीज़ ये होती हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है, फिर केस कंट्रोल, फिर कोहार्ट, फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक। ये मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। इस तरह का एपिडेमियोलॉजिकल जो हम एपिडेमियोलॉजिकल जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें से पीछे वाले पोर्शन में ये डिसीज़ ये सारी स्टडीज़ दी गई हैं, मैंने ये कंप्लीट कर दी। एक बार फिर उस समय जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक। अब हम हमारा पिछला छूटा हुआ चैप्टर जो बचा हुआ था हमारा उसको कंप्लीट करेंगे।